Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study about the chemistry. आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर बेसिकली रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने ये कोर्स एफएससी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया है और हम पूरी की पूरी बुक को इंशाल्लाह पूरी की पूरी बुक को स्टेप वाइज टॉपिक वाइज हम लेकर चलेंगे और इसी तरह से साथ में हम एफएससी पार्ट सेकंड के कोर्स को भी लेके चलेंगे। तो आप सब केमिस्ट्री के फुल कोर्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपके वहाँ पास हमारी जितनी भी नई वीडियोस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में आ रही हैं तो वो आप तक पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हमारा फर्स्ट टॉपिक विच इज़ केमिस्ट्री। इस टॉपिक में बेसिकली हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन के ऊपर और फिर मैटर की क्लासिफिकेशन के ऊपर ज़रा बात करेंगे हम कि मैटर कितनी कैटेगरीज में। बेसिकली दिस इज़ एन इंट्रोडक्टरी लेक्चर। ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें हम केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं और सम बेसिक चीज़ों को हम लेकर चल रहे हैं क्योंकि हम टॉपिक को तरतीब वाइज लेकर चलेंगे। चाहे किसी टॉपिक की वेटेज अगर ज़्यादा है या कम है लेकिन हम हर टॉपिक को तरतीब वाइज लेकर चलेंगे क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे हैं जिनकी बेस अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी हमारे टॉपिक को समझ सकें, इसलिए हम हर टॉपिक को तरतीब वाइज लेकर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री से कि केमिस्ट्री क्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ मैटर कहा जाता है। द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? यस, स्टडी ऑफ मैटर। स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डीपली अगर डिफाइन करें कि मैटर की स्टडी तो है लेकिन मैटर को कैसे स्टडी किया जाता है, क्योंकि इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें हैं, एक मैटर है और एक एनर्जी है। तो ये इतना जो मैटर है हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो आपसे अगर कोई कहता है कि इस मैटर की केमिस्ट्री बताएं, केमिस्ट्री के हवाले से इसको स्टडी करें, तो आपने उस मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना होगा। तो हम ये कहते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन। कंपोजिशन पहली बात कि कंपोजिशन ऑफ मैटर को पढ़ना है आपने। किसको पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्टडी ऑफ कंपोजिशन। नंबर 2 स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को पढ़ना है, मैटर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, यानी कंपोजिशन को पढ़ना है, फिर मैटर के स्ट्रक्चर को पढ़ना है, मैटर की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना है, प्रॉपर्टीज। देन चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज। और लास्ट में हम साथ में इससे रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उनको भी आप पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं अगर केमिस्ट्री को आप थोड़ा सा ब्रॉडली डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड लॉज विच ब्रॉट दीज चेंजेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। यानी केमिस्ट्री में आप मैटर के बारे में कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज और वो तमाम लॉज और वो असूल भी पढ़ेंगे जिनके ज़रिए ये चेंजेस आ रही हैं। तो ये आपके पास केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनती है। फॉर एग्जांपल मैं इसी को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपको कि आपके पास वाटर है, वाटर। और आप एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपसे कहा जाता है कि इसकी केमिस्ट्री बताएं, आप इसकी केमिस्ट्री को स्टडी करें। इट्स मीन डेट आपसे ये कहा जा रहा है कि आप वाटर की कंपोजिशन बताएं, तो वाटर की प्रॉपर्टीज बताएं, वाटर की प्रॉपर्टीज में चेंज कैसे आएगा ये बताएं। तो सबसे पहले आप स्टार्ट कर लें इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज भी आपको पता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, प्रॉपर्टीज फिजिकली भी होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें आप कह सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जिनमें स्टेट ऑफ मैटर अगर चेंज हो रही है, लेट्स सपोज, या फिर आप मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, उनके आप स्मेल की बात कर रहे हैं, उसके टेस्ट की बात कर रहे हैं, उसके कलर की बात कर रहे हैं। ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज भी बात कर सकते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब रिएक्शंस है। रिएक्शंस का मतलब यह है कि अगर इसको हम सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दें तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखना कि केमिकल प्रॉपर्टीज जब चेंज आते हैं, चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज, उसी को रिएक्शन भी कहा जाता है, केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं वाटर को, अगर लेट्स सपोज एग्जांपल है तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज आप कहेंगे जी कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, नो स्मेल नो टेस्ट, नो स्मेल नो टेस्ट,
इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। इस तरह की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आप बता सकते हैं, जैसे कि इसके बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं कि जी 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है। तो इस तरह से आप इसकी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बात कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कहता है कि वाटर की केमिस्ट्री बताएं, सेम आप ये भी कह सकते हैं कि जब वाटर को सोडियम से मिलाते हैं तो इसका रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, ये आप इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, इसी तरह से मैग्नीशियम से रिएक्ट करें तो क्या बनता है, क्या वाटर फास्फोरस से रिएक्ट करता है इन्हीं कंडीशन के ऊपर के नहीं करता। किस केस में अगर कहें तो मेटल ऑक्साइड बनेंगे और किस केस में मेटल हाइड्रोक्साइड बनेंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट सम प्रॉपर्टीज, और आपकी कोई भी प्रॉपर्टीज की बात कर सकते हैं। तो आपने एक तो पढ़नी है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी बतानी है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज का केमिस्ट्री में हम मेन कंसर्न होता है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस को देख रहे हैं कि कैसे हो रहा है, कौन से रिएक्शन फास्ट होंगे, कौन से रिएक्शन स्लो होंगे। फिर हमने कहा था कि इसकी कंपोजिशन, अब वाटर की अगर कंपोजिशन की बात करें, जैसे वाटर की मैंने एग्जांपल ली, इसकी कंपोजिशन की बात करें तो आप कहेंगे जी इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या क्या है जी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1 है, दैट इज अ कंपोजिशन रेशो। आप कह रहे हैं कि यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और वो क्या है 2:1 है, यानी यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम जब आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं, यानी यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम की जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो एटम है वो आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, यानी वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब यहां पर इससे अगली चीज आ गई स्ट्रक्चर, यानी ये कोवलेंट बॉन्ड जो बना रहे हैं इनके दरमियान एंगल कौन सा है, एंगल की बात हम कर रहे हैं कि इनके दरमियान एंगल कौन सा है, यानी स्ट्रक्चर, इनकी अरेंजमेंट बता रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ एटम इनसाइड अ मॉलिक्यूल इसका स्ट्रक्चर। तो आप कहेंगे कि क्या इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है, क्या ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जो कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं क्या वो इस तरह से बना रहे हैं, या फिर उसके बॉन्ड इस तरह से होते हैं और एंगल जो होता है वो 104.5 होता है। दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। लेकिन ये कैसे आया, किसने बताया कि ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है और ये वाला जो लीनियर स्ट्रक्चर हमने ऊपर ड्रा किया है वो स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो इसके पीछे कुछ थ्योरीज होती हैं, कुछ उसूल होते हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे, तो वो थ्योरीज और उन लॉस के बारे में भी पढ़ना। जैसा कि यहां पर ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है ये विस्पर थ्योरी के मुताबिक बनाया है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के मुताबिक बताया है। तो इस तरह से आपने उन थ्योरीज और उन लॉस को भी पढ़ना होता है जिसके मुताबिक आप चाहे स्ट्रक्चर बता रहे हैं या फिर कोई चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज बता रहे हैं। मैं सारे को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं आपके लिए कि हमने क्या पढ़ा जल्दी से। हमने केमिस्ट्री की डिफिनीशन पढ़ी, स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, यानी मैटर को कैसे स्टडी करेंगे, मैटर एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड इज मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर को कैसे स्टडी करेंगे, हमने कहा स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड लॉज व्हिच ब्रॉट दीज चेंजेस। 5 चीजें बताई हैं मैंने आपको, तो इन 5 चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर प्रॉपर्टी जो होती हैं वो फिजिकल भी हो सकती हैं और केमिकल भी हो सकती हैं। हमने वाटर की एग्जांपल से कहा कि अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो इसके कलर, स्मेल, टेस्ट, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कुछ भी चीज आ सकती है। और इसी तरह से अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वाटर के सारे रिएक्शंस को हम लेके चलेंगे कि वाटर रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो हम कहते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट से ये मिला हुआ है और रेशो जो होती है वो 2:1 होती है। फिर हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर आए तो हम कहते हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एटम्स हैं ये किस तरह से अरेंज है, इनके दरमियान जो एंगल है वो कौन सा होगा। फिर हमने कहा एक तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, मतलब अगर हम पेपर के ऊपर बनाएं तो यहां पर एक दूसरा है बेंट एंगुलर स्ट्रक्चर, लेकिन दिस स्ट्रक्चर इज रॉन्ग और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। ये हमें बताया वेस्टबर्ग थ्योरी ने और बाकी थ्योरीज के मदद से भी हम ये स्ट्रक्चर बता सकते हैं। तो ये तो आ गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जी। अब हम मूव करते हैं यहां से आगे जिसमें हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। यहां से आगे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। यहां पर मैटर जो है एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस
एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर को ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक नंबर वन इज substances and number two is mixture। ये केमिकल तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। वैसे अगर फिजिकल स्टेट के ऊपर बात की जाए तो मैटर की मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट्स होती हैं, जैसा कि कुछ बच्चों को 3 स्टेट्स के नाम आते होंगे, कुछ को 4 के नाम आते होंगे, कुछ को 5 के और कुछ को इससे भी ज़्यादा के नाम आते होंगे। जैसा कि हम कहते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, बोज आइंस्टाइन वगैरह स्टेट्स ऑफ मैटर की बात कर रहे हैं, क्वार्क, ग्लूऑन, रेड बार पोलोनॉन, डीजेनरेट मैटर। तो इस तरह से अगर डिफरेंट जो हैं इनको डिफरेंट स्टेट्स में क्लासिफाई कर रहे हैं तो बेसिकली आपको 4 से 5 स्टेट्स ऑफ मैटर आनी चाहिए। लेकिन हम इनको बात कर रहे हैं कि अगर मैटर को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म, तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को आप कहते हैं सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की क्या डेफिनेशन होगी? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की प्योरेस्ट फॉर्म को आप सब्सटेंसेस कहेंगे। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंसेस। और मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे? द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड मिक्सचर। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की इम्प्योर फॉर्म जो होती है उसको आप क्या कहेंगे? वो मिक्सचर है। अब प्योर और इम्प्योर की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में ये एक बात आती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि ये मिल्क प्योर है, इट्स मीन डैट इस मिल्क के अंदर कोई और कंपोनेंट शामिल नहीं है, जितने भी कंपोनेंट बेसिक इंग्रेडिएंट हैं वो सारे के सारे मिल्क हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं वाटर प्योर है। वाटर प्योर होने का मतलब ये है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो हैं वो H2O सेम है। ऑल द बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है? एग्जैक्टली अलाइक हैं, एक जैसे हैं, तो हम कहते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म है। ये क्या है जी? प्योरेस्ट फॉर्म है। इसी तरह से अगर इम्प्योर की बात करें, अगर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल हैं, बीच में मैं कुछ इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल डाल देता हूं, अब यहां पर ये जो मिक्सचर बन गया, क्योंकि ये अब प्योरेस्ट फॉर्म नहीं रहा, यहां पर वाटर कुछ और तरह के मॉलिक्यूल हैं और ये कुछ और तरह के, यानी जब सारे के सारे बेसिक कंपोनेंट एक ही तरह के होते हैं तो हम कहते हैं ये प्योरेस्ट फॉर्म है, और अगर एक ही तरह के नहीं होते तो हम कहते हैं ये इम्प्योर फॉर्म है। अब जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, वो आगे मजीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। एक को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर सब्सटेंसेस, यानी कि इनको आगे 2 मजीद हम ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं एलिमेंट्स, और दूसरी है कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि एलिमेंट क्या है और कंपाउंड क्या है। एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं डेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, यानी इनटू द सिंपलर वन, यानी मैटर की वो प्योरेस्ट फॉर्म जिसको मजीद सिंपल नहीं किया जा सकता, उसको आप एलिमेंट कहेंगे। आर यू गेटिंग मी? यस। मैटर की वो प्योरेस्ट फॉर्म जिसको आप मजीद सिंपल नहीं कर सकते, आप उसको क्या कहेंगे? एलिमेंट। क्या डिफिनेशन होगी? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, द प्योरेस्ट फॉर्म of matter which cannot be simplified, which cannot be converted into the simpler form, which cannot be converted into simpler form बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन, यानी किसी भी फिजिकल या केमिकल मीन के जरिए आप इसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये आपके पास एलिमेंट है। लेकिन जब कंपाउंड की बात करते हैं तो कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट के केमिकली फिक्स रेशियो में कंबाइन होने से बनता है, और उसको आप सिंपल भी कर सकते हैं, एलिमेंट हमने कहा डेड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन इज कॉल्ड एलिमेंट। अब हम बात करते हैं यहां से आगे कि अगर एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस हो, तो पहले एलिमेंट के बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि एलिमेंट कहां पर आपको मिलेंगे,
इनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं एलिमेंट। एलिमेंट की डिफिनेशन हमने की, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन इज कॉल्ड द एलिमेंट। अब ये जो एलिमेंट है इसके लिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सिंबल से। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं, एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, कैन नेवर बी सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाई नहीं होता, कैन नॉट बी, शॉर्टकट लिखता हूं, कैन नॉट बी simplified. It means that can never be converted into the simpler form by any physical or chemical mean is called element. फिर दूसरी बात हम कहते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल्स के जरिए। एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। सिंबल्स, एलिमेंट को सिंबल्स के जरिए जाहिर किया जाता है। और एलिमेंट के लिए ये जो सिंबल का कंसेप्ट है सबसे पहले दिया था बर्जिलियस ने दिया था। किसने दिया था, मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, बर्जिलियस ने। बर्जिलियस जो साइंटिस्ट था इसने एलिमेंट के लिए जो सिंबल्स वाला सिस्टम निकाला था। और इसमें एलिमेंट के नाम के पहले लेटर से, पहले दो लेटर से, और बाज़ औक़ात उसका नाम कुछ और होता है और सिंबल किसी और लेटर से भी आप इसको दे सकते हैं। अब यहां पर बात हो रही है एलिमेंट की, तो एलिमेंट का नाम सबसे पहले जो टर्म यूज की थी वो रॉबर्ट बॉयल ने यूज की थी। ये अपने पास आप नोट कर लें, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म सबसे पहले यूज की थी। इज इट क्लियर कि सबसे पहले ये टर्म किसने यूज की थी, रॉबर्ट बॉयल ने। और इसको सिंबल देने का जो सिंबल्स वाला सिस्टम जो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया वो बर्जिलियस ने करवाया था। एलिमेंट वो सिंपल फॉर्म, वो प्योरेस्ट फॉर्म जो सिंपल नहीं हो सकती, इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से। सिंबल देखें जैसे कि कार्बन है, कार्बन, तो कार्बन की सिंबल क्या है, सी, नाम के पहले हर्फ से भी हो सकती है। इसी तरह से इनकी सिंबल जो हैं वो नाम के पहले दो हर्फ से भी हो सकती हैं। जैसा कि हीलियम, हीलियम को आप HE से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से आपके पास जब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम का नाम सोडियम और इसकी सिंबल क्या है, N है। तो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनकी सिंबल्स के जरिए। एलिमेंट के नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि एलिमेंट टोटल अगर बात की जाए पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपकी बुक के मुताबिक देयर आर 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से राउंड अबाउट 92 जो हैं नेचुरल हैं और बाकी 26 जो हैं वो सिंथेटिक है। वो क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। क्या है जी, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। तो हमने बात का टोटल अगर एलिमेंट की बात की जाए तो वो 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 92 जो हैं वो नेचुरल एलिमेंट्स है और बाकी क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट है। बाकी क्या है, सिंथेटिक एलिमेंट है। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ पॉइंट की तरफ कि एलिमेंट कहां पर पाए जाएंगे। एलिमेंट आपको, जितने भी एलिमेंट है वो आपको मिलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। एलिमेंट आपको कहां पर मिलते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फोर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है कि एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, दे आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल, दे आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ये आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे। जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे। और पीरियोडिक टेबल को हमने S, P, D और F ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया और इसके अंदर सारे के सारे आपको एलिमेंट मिलेंगे। सारे के सारे आपको क्या मिलेंगे जी, एलिमेंट मिलेंगे। और आखिरी पॉइंट जो हम इसका डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि बेसिक यूनिट ऑफ अगर एलिमेंट की बात की जाए तो वो एटम है। द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट, द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। एटम को हम मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी कहते हैं और ये बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट है। द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। यानी एटम मैटर का वो छोटे से छोटा ज़रा होता है जो केमिकल रिएक्शन में ऐसा लेते हैं। आगे हम बात करेंगे एटम के ऊपर डिटेल में। इससे पहले हम एलिमेंट के जो हमने पॉइंट पढ़े हैं, अब हम बात करते हैं कंपाउंड की, कि कंपाउंड के अंदर कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो इसको एलिमेंट से डिफ्रेंशिएट करती है। तो देखें, मैं उसको लिखता नहीं है, यहीं से आपको बता देता हूँ। देखें, एलिमेंट का आपने कहा कि कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन,
बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन। पहला पॉइंट यहां से जो कंट्रास्ट करेगा एलिमेंट और कंपाउंड का वो क्या है कि कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वन। कंपाउंड जो होता है वो स्मॉल में सिंपलर में टूट जाता है। कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं तो हमने पहले कहा कि कंपाउंड बनता कैसे है, पहले इसकी डेफिनेशन कर लें। तो हम कहते हैं when two or more element combine chemically in a fixed ratio they form compound। when two or more elements combine, दो कंडीशन लगा रहे हैं। देखें when two or more element combine, आगे दो कंडीशंस हैं कि इन कंडीशन के जरिए मिले। वो कंडीशंस क्या है कि कंबाइन केमिकली, और दूसरी कंडीशन क्या है, मैं इसको सर्कल कर देता हूं, इंपॉर्टेंट है, केमिकली। और दूसरी क्या है, इन अ फिक्स्ड रेशो। तो क्या बन जाएगा, दे फॉर्म कंपाउंड। तो इससे कंपाउंड बन जाएगा, दे फॉर्म कंपाउंड। फिर कंपाउंड की हमने बात की कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। जैसा कि दे कैन बी ब्रोकन डाउन into simpler form। इनको सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जा सकता है। जैसा कि मैं बात करता हूं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिले, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो क्या बना, वाटर बना। क्या बना, वाटर बना। ये वाटर बन गया जी। अब हमने कहा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिले तो वाटर बन गया। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को उठा के देखें तो इसमें दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन के एटम है। अब यहां पर मैंने कहा कि मिलना इनको कैसे चाहिए, केमिकली मिलना चाहिए। और केमिकल कॉम्बिनेशन की पहचान ये होती है कि उनकी पहली प्रॉपर्टीज और कंपाउंड फॉर्मेशन के बाद की प्रॉपर्टीज टोटली एक दूसरे से क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। तो यहां पर देखें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपके पास क्या है, एक गैस है, इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन को आग लगती है, इनफ्लेमेबल गैस है। और ऑक्सीजन की बात करें, इट हेल्प इन द बर्निंग, ये आग लगने में मदद देती है। जबकि वाटर की बात करें, तो वाटर की बात करें तो इसको ना आग लगती है ना आग लगने में मदद देता है। तो इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होगी। दूसरी अगर यहां पर बात करें तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहां पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है और दूसरे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है, यानी बॉन्ड फॉर्मेशन। H और H का बॉन्ड टूटा है, ऑक्सीजन के भी इसी तरह से आपस में जो डबल बॉन्ड थे वो टूटे हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बना है। यानी केमिकल चेंज के लिए ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हो रही है। यहां पर बॉन्ड टूटे भी हैं और बॉन्ड बने भी हैं। तो ये केमिकल तरीके से आपस में मिलेंगे और रेशियो हमेशा 2:1 ही रहेगी इन केस ऑफ वाटर। तो जब 2 or more एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो तो फिर उससे बनने वाली चीज को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। उससे बनने वाली चीज को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इज इट क्लियर? यस। तो इसका मतलब है हमने कहा कि केमिकली तरीके से मिल देंगे। तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली ब्रॉडली अगर हम कहें तो दो तरह के जो मेजर केमिकल बॉन्ड्स हैं जिनको हम कहते हैं आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। एक तो इस तरह से शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन सकते हैं और दूसरा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन सकता है। तो इसी वजह से जो कंपाउंड होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं। कंपाउंड में भी द आयनिक एंड कंपाउंड में भी द कोवलेंट। कंपाउंड आयनिक भी हो सकते हैं और कोवलेंट भी हो सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, कंपाउंड में भी आयनिक। ये ब्रॉडली में दो इनको कैटेगरीज में रख रहा हूं, आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड जो हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है। हम अगले आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में बात करेंगे कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयनिक बॉन्ड क्या होता है। इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। शॉर्टकट अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनता है और कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से बनता है। अब यहां पर बेसिक यूनिट हमने बात की थी कि बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट को तो एटम कहते हैं, लेकिन कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है, इसी वजह से मैंने इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है कि अगर ये आयनिक कंपाउंड है तो इसके बेसिक यूनिट को कहेंगे फार्मूला यूनिट। द बेसिक यूनिट
ionic compound is called formula unit. फार्मूला यूनिट, इसको फार्मूला यूनिट कहेंगे। इसको क्या कहेंगे जी? फार्मूला यूनिट। रिमेंबर इट केयरफुली, इसको फार्मूला यूनिट कहेंगे। और कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट, अगर वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख सकता है, देखें एटम भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, फार्मूला यूनिट की भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो बेसिक यूनिट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इफ इट हैज द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, तो इसको आप मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे। तो कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट अगर वो अकेला रह सकता है तो उसको क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? और आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं, और वो अकेला नहीं रह सकता। यहां तक बात क्लियर है? चलें अब फर्दर प्रोसीड करते हैं कि अब जैसा कि एलिमेंट की हमने बात की कि टोटल आपके पास कितने एलिमेंट है? यस 118 एलिमेंट। लेकिन कंपाउंड की जब आप बात करेंगे तो कंपाउंड अनलिमिटेड है। कंपाउंड क्या है? अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है, इनकी तादाद फिक्स्ड नहीं है। इनकी तादाद फिक्स्ड नहीं है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड। इज इट क्लियर? तो इनका और एलिमेंट का चौथा डिफरेंस ये आ गया कि वो तो 118 एलिमेंट है और ये क्या है? अनलिमिटेड है। वो पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में नहीं पाए जाते। दे आर नॉट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। दे आर नॉट फाउंड इन द दे आर नॉट फाउंड दे आर नॉट फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल। पीटी, पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल में नहीं पाए जाते। ये पीरियोडिक टेबल में नहीं पाए जाते। इज इट क्लियर? अभी तक हमने एलिमेंट और कंपाउंड की जो बात की, थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करके चलते हैं। देखें एलिमेंट का हमने कहा जी डेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नेवर बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। कंपाउंड का हमने कहा जी डेट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर डेट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर फॉर्म। और ये बनता कैसे? व्हेन टू आर मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो दे विल फॉर्म कंपाउंड। फिर हमने कहा कि एलिमेंट को किससे जाहिर किया जाता है? सिंबल से। हाँ, और कंपाउंड को जाहिर किया जाएगा फार्मूला से। कंपाउंड को किससे जाहिर किया जाता है? फार्मूला से। कंपाउंड को फार्मूला से जाहिर किया जाता है। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल से, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं फार्मूला से। एलिमेंट टोटल 118 हैं और कंपाउंड अनलिमिटेड हैं। एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं जबकि कंपाउंड पीरियोडिक टेबल में नहीं पाए जाते। एलिमेंट के बेसिक यूनिट को एटम कहते हैं और वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयनिक और यस कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड के बेसिक यूनिट को फार्मूला यूनिट कहते हैं और कोवलेंट वाले के बेसिक यूनिट को मॉलिक्यूल कहते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कुछ कोवलेंट कंपाउंड हम बाद में स्टडी करेंगे जिनके बेसिक यूनिट को या उसमें मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसको आप मॉलिक्यूल नहीं कह सकते, हालांकि उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड के जरिए वो मिले हुए होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं उनके बेसिक यूनिट तो उनको क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल कह देंगे। यस, अब मूव करते हैं हम यहां से फर्दर। हमारे पास इस क्लासिफिकेशन से अगर देखें तो तीन चीजें निकल के आई हैं। एक एलिमेंट का बेसिक यूनिट है जो एटम है, एक कंपाउंड का बेसिक यूनिट फार्मूला यूनिट आया और एक मॉलिक्यूल आया। यानी तीन चीजें हमारे पास आई हैं, एटम जो कि बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट है, दूसरा है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जो कि बेसिक यूनिट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, और तीसरी हमारे पास चीज आई है फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट, फार्मूला यूनिट की बात करते हैं तो फार्मूला यूनिट आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट है। आयनिक कंपाउंड का बेसिक यूनिट है जिसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और एक कैटाइन बन जाता है और एक एनाइन बन जाता है। इज इट क्लियर? तो हम ये देख रहे हैं कि एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट में क्या डिफरेंस है, और यहीं से हम आगे अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जिसमें हम एटॉमिक मासेस को डिफाइन करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को, फार्मूला मास को, और वहां से हम फर्दर फिर नेक्स्ट लेक्चर में मूव करेंगे मोल्स और एवोगाड्रो नंबर की तरफ। तो हम बात करते हैं एटम की। एटम का वर्ड अगर देखा जाए तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि आप सबको पता है कि एक ए और एक थॉमस है। ए का मतलब है नॉट और थॉमस का मतलब है डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। एटम का मतलब क्या है? नॉट डिविजिबल। क्या मतलब हुआ? नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। एटम का मतलब क्या हुआ? नॉट डिविजिबल। एटम के बारे में अगर बात की जाए, ये टर्म किसने यूज की थी? सबसे पहले तो एटम के बारे में जो टर्म यूज की थी वो ऑस्टवर्ल्ड ने यूज की थी। किसने यूज की थी? ऑस्टवर्ल्ड ने। रिमेंबर इट केयरफुली, ऑस्टवर्ल्ड ने।
टर्म एटम, एटम जो टर्म है वो यूज की थी किसने? ऑस्टवर्ल्ड ने, ऑस्टवर्ल्ड ने यूज की थी। और एटम का जो फादर माना जाता है, फादर ऑफ एटम, एटम के बारे में जो सबसे पहला कंसेप्ट दिया था वो डेमोक्राइटस को माना जाता है। किसको माना जाता है? डेमोक्राइटस को माना जाता है। याद रहेगा, डेमोक्राइटस को माना जाता है। लेकिन डेमोक्राइटस के जो टीचर थे लियोसिपस, उनके बारे में यह कहा जाता है कि एटम के बारे में सबसे पहले बात उन्होंने की थी और वो कहते थे दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी ऑब्जेक्ट्स। और डेमोक्राइटस का भी जो एटम के बारे में कंसेप्ट था वो मॉडर्न कंसेप्ट उस तरह से नहीं था। वो कहता था कि किसी भी चीज को अगर आप कट करते जाएं तो एक वक्त आएगा जहां से आप उसको मजीद कट नहीं कर सकते, तो उसको आप क्या कह देंगे? एटम कह देंगे। उसको आप क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। इज इट क्लियर? उसको आप क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। ये तकरीबन बात है तकरीबन 440, राउंड अबाउट 440 की बात है, 440 BC की बात है। 370 से लेकर 460, 370 BC से लेकर 460 BC तक ये ड्यूरेशन था डेमोक्राइटस का। और ये राउंड अबाउट इसी ड्यूरेशन की बात है कि इन्होंने एटम के बारे में बात की थी। बहुत पुरानी बात है कि एटम के बारे में उस वक्त क्योंकि ये मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थी और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं थी, तो इन्होंने कहा था अगर किसी भी पीस को, जैसे कि पीस ऑफ पेपर लेके मैं उसको कट करना शुरू कर देता हूँ किसी भी तरीके से, वो छोटे से छोटे ज़रा जो मजीद आगे डिवाइड नहीं होगा, तो उन्होंने कहा कि इस दरे को आप क्या कह देंगे? यस, एटम कह देंगे। एटम के बारे में अगर बात की जाए तो जो पहले थ्योरी दी थी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने इसको थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन किया था कि एटम क्या होता है। जॉन डेल्टन जो कि एक स्कूल टीचर था, इसने 1803 में एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या नाम था? आने वाले जो हमारे चैप्टर हैं उसमें हम डिटेल में बात भी करेंगे इसके ऊपर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इसने जिस बुक में पब्लिश की थी उस बुक का नाम था, यानी वो टाइटल जो उसको दिया था वो था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उसके अंदर ये थ्योरी थी जिसमें उसने एटम को डिफाइन किया था और ऑलमोस्ट उसी ने डेमोक्राइटस ही के कंसेप्ट को मजीद मॉडिफाइड किया। और इसने कहा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, यस, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, आप उसको क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। यानी इन सारी जो हमारी जो हिस्टोरिकल डिस्कशन है इससे हमें पता चला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज नॉट डिविजिबल। लेकिन आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जो हम आगे बात भी करने जा रहे हैं, सेकंड चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम डिटेल में इनकी डिस्कवरी की बात करेंगे। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ये बात कंफर्म होगी कि एटम इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो फिर हम बात करेंगे यहां से आगे कि अब एटम की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एटम। तो अब एटम की डेफिनेशन हमारे पास आ गई, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये बात याद रखनी है। अब एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यस, एटम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड इट हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ, मैं यहां पे लिख देता हूं, the smallest particle of matter which can take part in a chemical reaction. It cannot exist independently. It can not exist independently. ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, अब यहां से मूव करते हैं टुवर्ड द मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या है।
तो मॉलिक्यूल को जैसा कि अभी हम डिफाइन करके आए हैं कि कोवलेंट कंपाउंड का बेसिक यूनिट जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है, द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसकी डेफिनेशन क्या है? द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली is called molecule। तो बेसिक यूनिट आप कह सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको आप मॉलिक्यूल कहेंगे। अब यहां पर क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के लिए इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करना नेसेसरी है। अगर कोई एक एटम है, लेट्स सपोज एक एटम है, जैसे कि आपसे कोई कहता है कि नोबल गैसेस की बात करें, नोबल गैसेस की बात करें, 8वें ग्रुप की बात कर रहे हैं नोबल गैसेस की, हीलियम नियॉन की, तो ये अकेला रह सकता है। ये एक एटम है लेकिन अकेला रह सकता है। अगर एक एटम भी अकेला रह रहा है तो फिर आप उसको एटम नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या कहेंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोनो एटॉमिक भी होते हैं और पॉली एटॉमिक भी होते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल जो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बने हों, उसमें डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, इस तरह से डिफरेंट हो सकते हैं, जिनमें 2 एटम हो, 3 एटम हो और 4 एटम हो रिस्पेक्टिवली। तो हम कह सकते हैं अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और मोनोएटॉमिक। हाँ, एक एटम की अगर अकेला रह रहा है तो फिर आप उसको एटम नहीं कहेंगे बल्कि उसको क्या कह देंगे? मॉलिक्यूल कह देंगे। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो एक से ज्यादा एटम, जैसे कि H2O की बात करें तो इसमें 3 एटम है, C6H12O6 की बात करें तो इसके अंदर 18 एटम्स हैं। तो इस तरह से हम बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मोनोएटॉमिक भी हो सकते हैं और पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। सेम मॉलिक्यूल जो हैं वो आप कह सकते हैं होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं और हेटेरोएटॉमिक भी हो सकते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें तो हम बात करेंगे O2 की, ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन के एटम है, H2 की, P4 की बात करेंगे, S8 की बात करेंगे। अगर किसी की भी बात करें, अगर हम कह रहे हैं कि जब एक जैसे अगर एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है तो उसको आप क्या कहेंगे? O3 की बात कर लें तो वो क्या है? वो क्या है? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और जैसे कि H2O जिसमें एक भी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आ गया तो हम वो कहेंगे वो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक भी हो सकते हैं, हेटेरोएटॉमिक भी हो सकते हैं। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने होंगे। सेम काइंड ऑफ एटम की से जब हम बात कर रहे हैं तो क्योंकि एलिमेंट भी हम कहते हैं सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बने, एक्चुअली हम उनके एटॉमिक नंबर की बात कर रहे होते हैं कि उनके एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। एटॉमिक मास डिफरेंट भी हो सकते हैं इन केस ऑफ आइसोटोप। तो हम ये कह रहे हैं कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? यस। तो अब बात करते हैं फार्मूला यूनिट की। तो आयनिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है उसको फार्मूला यूनिट कहते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट, इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। आयनिक कंपाउंड का जो बेसिक यूनिट है आप उसको फार्मूला यूनिट कहेंगे। जैसे कि आप बात करते हैं NaCl की, तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl माइनस, ये दो आयन से मिलकर बना है, तो ये एक आयनिक कंपाउंड है। और याद रखें कि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है लेकिन आयनिक कंपाउंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता। आयनिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो इसका बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। क्या है? नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड है। आपसे कोई कहेगा जी इसके तो ऑक्टेट रूल ओबे कर दिया, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस क्यों नहीं कर सकते? तो आप कहेंगे कि सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो सोडियम प्लस बन गया। अब वो प्लस कहां से बना? वो सारे का सारा प्लस बना है, वो प्लस हर साइड से प्लस है। तो वो अगर इस तरफ से नेगेटिव को खींच रहा है तो अगर इस तरफ कोई क्लोरीन नेगेटिव आ जाए तो क्या उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा? करेगा। इसी वजह से आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल की फॉर्म में रहते हैं, क्रिस्टल लेटिस की फॉर्म में रहते हैं और वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। उसको हम अगर कहें तो यूनिट सेल जैसे कि क्यूबिक फॉर्म में ये NaCl रह सकता है, लेकिन नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होने की वजह से
ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता। जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं, उसके बॉन्ड भी डायरेक्शनल होते हैं, उसके बॉन्ड भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल। और एटम इस वजह से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं करता क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, वो स्टेबल नहीं होता। यहीं से आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, फार्मूला यूनिट मास की बात करेंगे, और वहीं से आगे हम फिर लेके चलेंगे मोल का कंसेप्ट कि मोल क्या होता है और एवोगाड्रो नंबर क्या है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लें, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।